क्या यह जन्म स्थान है और क्या यहाँ पहले मंदिर था कि नहीं था। और यहाँ तक कि जब मैंने अयोध्या का फैसला लिखा कि गरीब आदमी को जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए न्याय पाना बहुत दूर की बात है। और दिसंबर 2012 में वो चली गई। एक वहाँ मुस्लिम चौकीदार था, उसने भी कहा कि हाँ मैंने देखा, बड़ी रोशनी हुई और एकदम से वहाँ पे। तब जरूर मुझे थोड़ा डर लगा कि भाई मामला बच्चों, तो जब तक बच्चों तक नहीं होता है तब तक हमको डर नहीं लगता है। The New Indians presents Law and Justice by Vedic Legal in association with Vedic Legal and Company and the Senate of Jurists. नमस्कार, मैं हूं सृष्टि गुप्ता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने कार्यक्रम लॉ एंड जस्टिस में। आज के हमारे मेहमान हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल। जस्टिस सुधीर अग्रवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने 15 साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजी की है। उन्होंने 1980 में अपनी प्रैक्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुरू करी और 2005 में वह वहां के न्यायाधीश नियुक्त हुए। अभी वो यहाँ पर दिल्ली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जुडिशियल मेंबर बतौर काम कर रहे हैं। आइए आज हम उनसे न्याय के विषय में कुछ ज़रूरी बातें करते हैं। आइए बात करते हैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल से। नमस्ते सर। नमस्ते। आप अपनी जीवन के बारे में बताइए कि आपने कैसे इस वकालत को चुना। ये एकदम से बाई चांस ही हुआ कहना चाहिए। बचपन से मेरा विचार डॉक्टर बनने का था। अच्छा। और इसीलिए मैंने 9th जब हायर सेकेंडरी किया था तो बायोलॉजी लिया था। और इंटर के बाद उस ज़माने में CPMT का एग्ज़ाम होता था, तो मैंने एग्ज़ाम भी दिया था। अब CPMT वालों को शायद ऐसा नहीं लगा कि मैं इतना योग्य हूँ कि डॉक्टर बन सकूँ या अच्छा डॉक्टर साबित होऊंगा, तो मुझे उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। फिर जब मैंने BSc में एडमिशन लिया आगरा सेंट जॉन्स कॉलेज में, तो उस समय भी मुझे मेरे फादर ने कहा कि एक बार और तुम CPMT का इम्तहान दे लो। लेकिन तब तक पता नहीं क्यों मेरा कुछ उससे इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था जी। तो BSc करते समय ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस BSc कर लिया मैंने 1977 में। इसके बाद मैं फादर उस समय मेरठ पोस्ट हो गए थे, तो मैं मेरठ चला गया था। तो फिर ये विचार हुआ कि अच्छा मैं व्यापार करूँगा। अच्छा। और मेरे पिताजी क्योंकि B.Pharm किया हुआ था, दवाओं के बारे में अच्छा जानते थे, तो ये विचार बना कि एक दवा की छोटी सी फैक्ट्री लगाई जाए। तो वहाँ घर के पास में एक दवा की फैक्ट्री थी। उन्होंने मुझे उसमें असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के तौर पे नियुक्ति कराया और मुझसे बोले कि 3 साल अगर तुम ये काम कर लोगे तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ड्रग डिपार्टमेंट में हो जाएगा और तुम अपनी खुद दवा बना सकते हो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के तौर पे। तो वो मैंने 77 के एंड में ज्वाइन कर लिया। उसी समय मेरठ कॉलेज से विज्ञापन हुआ LLB के एडमिशन का। जी। तो पिताजी मुझसे बोले कि अगर अपने व्यापार में थोड़ा कानून की जानकारी रहती है तो अच्छा रहता है। तो मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया और इवनिंग क्लासेस में जाने लगा। अब शायद यही मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लॉ क्लासेस में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और स्थिति ये हो गई कि साल भर बाद मैंने असिस्टेंट मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के तौर पे जाना कम कर दिया और मैं पूरा दिन सुबह 9 बजे लाइब्रेरी चला जाता था और रात को 9 बजे 8-9 बजे जब लाइब्रेरी बंद होती थी तब लौटता था और बीच में क्लास भी करता था। अच्छा। और उसी समय मेरा ये विचार बना कि मैं वकालत करूँगा। और मेरे हालांकि परिवार के और लोगों ने मुझे बड़ा डिस्करेज किया कि अरे वकालत में कुछ नहीं रखा है, बरसों मेहनत करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, कुछ नहीं होता है। और मेरे ख़ानदान में कोई वकील नहीं था, तो ये भी था कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मेरे अंदर ये इच्छा प्रबल होती गई कि मैं वकालत करूँगा।
तो मेरे पिताजी ने मेरा साथ दिया कि हाँ, अगर वकालत चल जाए तो बहुत अच्छा होता है। जी। तो उसमें भी शब्द अगर बहुत बड़ा था, लेकिन मैंने सोच लिया मैं वकालत करूँगा। फिर कुछ लोगों ने कहा जिला कचहरी में करो। तो मेरे पिताजी के वकील हुआ करते थे एस.सी. बुधवार साहब। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस का 1% भी तुम्हारे लड़के में है तो उसको वकालत कराओ और सीधे इलाहाबाद भेज दो। जी। तो बस वो बात बन गई और मैं 1980 में इलाहाबाद चला गया और फिर बाकी इतिहास है। बहुत अच्छी बात है। आपने 25 साल वकालत करी, जी, फिर उसके 15 साल आपने जजी करी इलाहाबाद हाई कोर्ट लगभग। में, और अब आप एनजीटी में हैं। जी, कौन सा आपका जो टाइम पीरियड था वो सबसे ज़्यादा आपने एंजॉय किया और क्यों? वास्तविकता तो ये है कि मैंने तीनों जगह बहुत एंजॉय किया है। वकालत का पीरियड मेरे ख्याल से मैंने जितना एंजॉय किया है शायद आज के समय वकील लोग उतना ना करते हों। मेरे पास बड़े से बड़े मुकदमे थे, खूब मुकदमे थे। मेरे 100-100, 150-150 केस एक दिन में लगा कर देते, एक स्थिति ऐसी थी। और मैं कहना चाहिए 15-16 घंटे वकालत के ही काम में लगा रहता था और उसको बोझ नहीं समझता था और एंजॉय करता था। बहुत अच्छा। पैसा वैसा तो अपनी जगह है, लेकिन मैंने काम को खूब एंजॉय किया और मुझे उसका रिटर्न भी मिला। कोर्ट में मेरा भरोसा था। अदालतें मेरा नॉर्मली ये कहती थी कि अगर कोई मेरा मुकदमा में कहीं फंसा हूँ तो कहते थे अच्छा रुक जाइए, उनको आ जाने दीजिए तब करेंगे। तो ये भी स्थिति थी। फिर जब मैं जज हुआ तो जज शुरू में मैं थोड़ा रिलक्टेंट था, लेकिन मेरे पिताजी और माताजी चाहते थे कि मैं हाई कोर्ट जज बनूं और डेस्टिनी होती है। तो मैं 2005 में हाई कोर्ट जज हो गया और फिर जज में भी मैं उसी तन्मयता के साथ लग गया जैसे कि मैं वकालत करता था और मैंने उतनी ही मेहनत जजी में भी की। बिल्कुल। और मैंने बहुत एंजॉय किया, जज में भी बहुत एंजॉय किया। और यहाँ तक कि जब मैंने अयोध्या का फैसला लिखा तो 16 से 20 घंटे रोज़ 2 साल मैंने लगातार काम किया। बहुत बढ़िया। तो ये आप मतलब ये अगर मैं वजन समझता तो काम नहीं कर पाता। तो मैंने जजी में भी खूब एंजॉय किया और वहाँ से लगभग पौने 15 साल के बाद मैं रिटायर हुआ हाई कोर्ट से। और इसके बाद मैं 1 साल लॉकडाउन में चला गया। फिर मैं उसके बाद अप्रैल 21 में एनजीटी में आ गया। जी। एनजीटी का काम बिल्कुल नया था। एनवायरनमेंट का काम हमने हाई कोर्ट में कभी नहीं किया था। थोड़ा बहुत छोटे मोटे एक आध मैटर की बात अलग है, लेकिन जितना एक्सपर्ट वर्क यहाँ होता है वहाँ नहीं किया था। तो शुरू में 2-3 महीने मुझे थोड़ा समझने में लगे, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ भी खूब एंजॉय किया है और मैंने बहुत फ़ैसले यहाँ भी लिखे हैं और अच्छे बड़े फ़ैसले लिखे हैं। तो मुझे अल्टीमेटली ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं जिधर भी रहा मैंने काम को वजन नहीं समझा, क्योंकि उसको मैंने एंजॉय किया। तो तीनों जगह मैंने खूब एंजॉय किया है। बहुत बहुत बढ़िया बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके समय में और अब के समय में आपको ऐसा क्या लगता है कि न्यायपालिका में कोई बदलाव आया है? लोग कहते हैं कि आम लोगों के लिए न्याय बहुत महंगा हो गया है, क्या ये सच बात है? देखिए, बदलाव तो नहीं कह सकते हैं। न्यायपालिका का जो सिस्टम है पिछले 150 साल से जो ब्रिटिशर्स ने लगाया था वो लगभग वैसा ही चल रहा है। जी। और जहाँ तक न्यायपालिका के खर्चे की बात है तो जो अदालतों में कोर्ट फीस वगैरह लगती है, फौजदारी में लगभग कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, वो लगभग फ्री होता है। सिविल केसेस में आपने जो भी रिलीफ मांगी उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से कोर्ट फीस लगती है, वो थोड़ा खर्चा होता है। लेकिन असली खर्चा जो होता है अदालतों में वो होता है वकीलों का। जी। और वकील बहुत महंगे हैं। तो ये बात पहले भी थी और आज भी है कि गरीब आदमी को जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए न्याय पाना बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। और जैसे सिस्टम बना हुआ है कि उसको अदालत से वकील दिया जाएगा, अदालत के वकील उसकी मदद करेंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि उन वकीलों का और जो हमारे सक्षम
कॉम्पिटेंट वकील हैं उनका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। तो जो समृद्ध लोग हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास न्याय पाने के लिए बहुत सुविधाएं हैं और सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध हैं, जो उपलब्ध गरीब के पास ना आज से 50 साल पहले थी ना आज है। और यही वजह है कि गरीबों के लाखों गरीब आज भी अदालतों में मुकदमे उनके चल रहे हैं, जेलों में बरसों से बिना ट्रायल के पड़े हैं। लेकिन आपने सुना होगा कि कुछ रिसोर्सफुल बड़े लोगों के मुकदमे अदालतें रात को भी सुन लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परिस्थिति पहले भी थी, आज भी है, और ये दुर्भाग्य है कि आज भी ये कहा जा सकता है, और एक हमारे पुराने एक्स चीफ जस्टिस ने कहा भी था कि अदालतों में गरीब के लिए न्याय जो है मृग तृष्णा की तरीके से है। बिल्कुल। इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, या आप जैसे लोग कोई बीड़ा उठाना चाहते हैं कि गरीबों को कुछ ना कुछ राहत मिले आगे जाके? देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो जो सिटिंग जजेस हैं वही कर सकते हैं। वकील क्या करता है? अदालत की मदद करता है न्याय के उस सच्चाई को पता लगाने में, और उसके लिए जो कागज़ रिकॉर्ड पे होते हैं उन्हीं के द्वारा बहस करता है। अगर अच्छे वकील नहीं हैं और उसको पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं तो वो मेहनत जज अपनी तरफ से कर सकता है। अगर दो काम आज के जज कमिटमेंट के साथ करें कि अगर उनको ठीक मदद नहीं भी मिलती है तो पूरी जो रिकॉर्ड है उसको पूरी तरह ध्यान से देखें, पढ़ें, खुद से अपना समय लगाएं, और दूसरा ये विचार रखें कि मुझे मुकदमा तय करना है, टालना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अदालतें मुकदमे टालने का जगह बन जाएंगी तो ये सबसे ज़्यादा त्रासदी गरीबों के लिए है। जी। मुकदमा जल्दी तय होना चाहिए, समय से तय होना चाहिए, और जज को मदद चाहे वकील से मिले चाहे ना मिले, उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने से समय लगा के फाइल को पूरी तरह पढ़ के और न्याय कर सके। तो मैं समझता हूँ कि फिर गरीबों को मदद मिलने लगेगी और न्याय मिलने लगेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, कुछ समय लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। जब आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे तो कभी आपने ऐसा कुछ किया था कि आपने किसी गरीब की मदद की हो, या उसको न्याय दिलाने में आपकी तरफ से, या आपने किसी को नियुक्त किया? कोई ऐसा केस या किस्सा है आपके लिए, आपके पास? देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो अपने अनुभव से कह रहा हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील आज भी इस बात को कह सकते हैं, अगर आप पूछें, जानकारी लें, कि मेरी अदालत में चाहे वकील अपीयर हो चाहे ना हो, पूरी बहस करे ना करे, लेकिन उसकी फ़ाइल पूरी पढ़ी जाएगी और जो मुद्दा होगा उसको देख के और न्याय के साथ तय किया जाएगा। इसके लिए मैं अदालत में भी बहुत समय लगाता था जी। कोर्ट के समय ख़त्म होने के बाद चैम्बर में बहुत समय लगाता था जी। और छुट्टियों के दिन में घर में भी काम करता था। और यही वजह है कि मैं 1,40,000 से ज़्यादा केस तय कर सका। बिल्कुल। तो मैंने बहुत सारे वकीलों को भी, गरीब जहाँ पे मौकिल थे और काम नहीं, उनको पास पे सुविधा नहीं थी, वहाँ पे वकीलों को नियुक्त किया। और एक मुझे याद पड़ता है, एक मामले में फांसी की सज़ा एक आदमी को मिली थी, तो उसके लिए जिसको हम लोग अमाइकस क्यूरी कहते हैं, न्याय मित्र, जिसको अपॉइंट किया गया था जी। तो जब उसने बहस किया तो उसने बहुत मतलब हल्की बहस की, और हम लोगों को खुद लगा कि इसने लगभग कुछ भी तैयार नहीं किया, या उसकी शायद उतनी सक्षमता नहीं है। तो हमने फिर, हमारे यहाँ के बहुत सीनियर एडवोकेट थे, क्रिमिनल के बहुत माने हुए वकील थे, गोपाल चतुर्वेदी जी, और एक मामले में थे ब्रजेश सहाय जी। इन दो वकीलों को अलग अलग मुकदमे में उनको रिक्वेस्ट किया कि इस मुकदमे में इस अभियुक्त की तरफ से जिसकी अपील थी उसकी तरफ से अगर आप बहस कर सके। तो उन लोगों ने अदालत की बात का सम्मान किया और अपनी पूरी अच्छी तरीके से उसके मुकदमे की तैयारी की और बहुत अच्छी बहस की। मुकदमे का परिणाम क्या हुआ ये तो मुझे आज याद नहीं है, लेकिन उन लोगों ने बहुत अच्छी बहस की और फ़ीस भी जो है हमसे अदालत से कहा कि साहब हमको फ़ीस की ज़रूरत नहीं है इसमें, और जैसे थोड़ी बहुत जो फॉर्मल फ़ीस अदालत देती है वो भी उन्होंने
कहा कि इसकी हमको आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके से उन लोगों ने उसमें काम किया। ऐसे हमने और भी कई केस में अपॉइंट किया। तो लेकिन मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि इस बात की है कि क्योंकि मेरी आदत थी कि मैं पूरी फाइल को पढ़ के तैयार करके और देख के और तब करता था मुकदमा, तो इसलिए जो काम मैं आज कह रहा हूँ वो मैंने स्वयं किया है और अपने अनुभव से कह रहा हूँ। या गज समय लगाएगा जज और थोड़ी मेहनत करेगा ज़्यादा तो न्याय जल्दी, और किसको कहते हैं त्वरित न्याय, वो मिल सकता है और सही न्याय मिल सकता है। बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। खैर, माहौल थोड़ा सा गंभीर हो गया है। मैं आपसे एक लाइटर नोट पे पूछना चाहूँगी कि आपको फिल्में देखने का बहुत शौक़ है, और मैंने ये भी सुना है कि आप अपनी कोर्ट में भी कभी कभी फिल्मी डायलॉग कुछ ना कुछ बोलते थे वकीलों से। तो एक आधा किस्सा हो जाए, और क्या डायलॉग आप बोलते थे अमूमन, वो आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे तो उन्हें भी मज़ा आएगा। ये बात सही है कि मैं वैसे थकान महसूस नहीं करता काम करते समय, लेकिन जब कभी थोड़ी मोनोटोनी हो गई, थोड़ा लगा कि कुछ एक जैसा हो गया है, तो मैं लेट नाइट मूवी चला जाता था। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तब तो इसकी बात नहीं थी, जब भी शाम को, दिन में सभी चले गए। लेकिन वकालत के दौरान क्योंकि दिन में समय कम मिलता था तो मैं लेट नाइट मूवी जाता था। और कई बार ऐसा होता था कि पता चला 9 से 12 का पिक्चर देख के आया और उसके बाद में चैम्बर में आके फाइल खोल के बैठ गया, मुकदमा तैयार कर रहा हूँ। यानी मैं रिफ़्रेश हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने जजी में भी किया, और सो मच सो कि अयोध्या का फैसला देने से 2 दिन पहले जब फैसला पूरा तैयार हो गया था, तो मैं एक छोटा सा उस ज़माने का किस्सा सुना देता हूँ कि ये पिक्चर थी नई दबंग जी, सलमान खान की। तो वो 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते ही पहले लगी थी और बड़ी हाउसफुल जा रही थी। तो मैं हाई कोर्ट से करीब 8 साढ़े 8 बजे, ये बात होगी 21 या 22 सितंबर 2010 की जी, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, 22 के बाद का नहीं, 22 से पहले का। तो क्योंकि उस समय 24 सितंबर को फैसला देना था, तो 20 के 22 के बीच की बात होगी। तो मैं करीब शाम को 8:30 बजे हाई कोर्ट से लौट के आया, तो मैं थोड़ा प्रसन्न था और हल्कापन महसूस कर रहा था। तो मेरी मिसेस और मेरी छोटी बिटिया और एक हमारे मिलने वाले फ्रेंड थे, जो खाली वही एक हमसे मिलने आते थे जी, वो मेरे घर पे गेस्ट हाउस में बैठे थे। तो मेरे मित्र मुझसे बोले कि भाई साहब आप बड़े हल्के लग रहे हैं, आज क्या बात है, बड़े प्रसन्न मुद्रा में हैं। हमने कहा जजमेंट पूरा तैयार हो गया है और कंट्रोल में है, और परसों हम इसको 2 दिन बाद इसको डिलीवर कर सकते हैं जी। तो बोले चलिए फिर ऐसी बात है तो कहीं घूम फिर आए। तो मेरी बिटिया मुझसे बोली पापा पिक्चर चलिए। तो हमने कौन सी? बोली दबंग चलिए। तो हमने कहा कि ठीक है, लेकिन हम सुना कि वो तो बड़ा हाउसफुल जा रही है और पता नहीं टिकट मिला नहीं मिला। तो बोले दिखवा लीजिए। तो मैंने अपने पीएसओ को बुलाया, क्योंकि उस समय जो हमारी सिक्योरिटी थी वो, जैसे मैं गेस्ट हाउस आ जाता था तो नॉर्मली कहीं जाना नहीं होता, तो वो लोग चले जाते थे। तो वो चले गए थे, तो मेरा पीएसओ एक वहीं रहता था। तो मैंने उसे बुलाया, मिश्रा नाम था उसका। मैंने कहा मिश्रा जी पिक्चर चलना चाहते हैं। तो बोले चलिए साहब। मैंने कहा टिकट मिल जाएगा? बोला देख लेते हैं साहब। तो उनको हमने टिकट के पैसे दिए। हमने कहा ऐसा करो कि ये दबंग देखो कहाँ लगी है। तो जो हमारे मित्र थे अवस्थी जी, उन्होंने कहा कि वहाँ फन मॉल में जो पिक्चर हॉल है उसमें लगी है, गोमती नगर में, लखनऊ में। तो वहाँ जाके उसका टिकट ले लो। तो हमने कहा ऐसा टिकट लेना और कम से कम मार्जिन रखना आधे घंटे का, ताकि हम यहाँ से वहाँ पहुँच सकें और फिर हमको बताना। तो वो गए, उनका थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि साहब हमने टिकट ले लिया है और 9:50 का शो है और आप आ जाइए। तो हम लोग मैं अपनी गाड़ी से और अवस्थी जी अपनी गाड़ी लेके हम लोग तुरंत पिक्चर हॉल पहुँचे बिना किसी सिक्योरिटी के। लेकिन जब हॉल में पहुँचे तो वहाँ फन मॉल के बाहर कम से कम 100, 150, 200, 250 कितनी पुलिस थी मुझे मालूम नहीं, चारों तरफ पुलिस छाई हुई थी। अच्छा। हाँ, तो मैं बड़ा चौंका। तो शायद मेरे पीएसओ ने वहाँ कोतवाली में गोमती नगर थाने में बता दिया होगा कि जज साहब जो पिक्चर देखने आ रहे हैं। अब उस समय अयोध्या फैसला होने वाला था, वैसे ही पूरा जगह टेंशन हो रही थी
और अयोध्या का फैसला देने वाले जज साहब पिक्चर आ रहे हैं, तो पुलिस ने लगता है कोई चांस नहीं लिया, तो उन्होंने पूरी फोर्स वहाँ डिप्लॉय कर दी थी। और मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ फन मॉल के जो केयर टेकर वगैरह होते हैं वो भी सब बाहर खड़े थे। उन्होंने तुरंत मुझे रिसीव किया और हमको लेके पिक्चर हॉल के अंदर चले गए सीधे। और मैं आपको बताऊं, पिक्चर हॉल पूरा खाली था। अरे, कोई भी नहीं था, एक भी बंदा उस पर पिक्चर हॉल में नहीं था। तो हमने अपनी बिटिया से कहा, मैंने कहा बेटा तुम तो कह रही थी इसकी टिकट नहीं मिल रही है, ये तो बिल्कुल खाली पड़ा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जी। बोली पापा पता नहीं, ये तो ब्लॉकबस्टर है बता रहे हैं और बहुत भीड़ है इसमें। तो साहब हमको वो जो केयर टेकर थे वो हॉल में सबसे पीछे की सीट पे लेके गए, वहाँ बिठाया। हम 4 लोग कुल उस पर बैठे और हमारे बैठने के बाद सब लोग जो है हॉल से चले गए। पीछे की तरफ कुछ 2-4 सिक्योरिटी के लोग हो गए होंगे तो मुझे मालूम नहीं, और पिक्चर तुरंत चालू हो गई। और हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार पिक्चर अकेले पिक्चर हॉल में देखी। और लंच में इंटरवल में वो पॉपकॉर्न कॉफ़ी वगैरह आया जी। तो वो हम लोगों ने ले लिया, कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर उसको बहुत कहा लेकिन उसने पैसे वैसे भी नहीं लिए उसके। ये और अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, हमने हाँ ये भी हमने उस समय लगा कि इतनी पुलिस इसने बुला लिए तो इसने टिकट विकेट लिया कि नहीं लिया, ये ऐसे हमको दिखाने ले आया। तो हमने कहा मिश्रा जी टिकट लिया आपने? बोले हाँ सब टिकट ले लिए हैं। तो 4 टिकट उन्होंने हमको दिए और बचे हुए पैसे दिए। तो हम 4 टिकट पर साहब पूरी पिक्चर देखी और ख़त्म हुआ तो वही पूरी फोर्स जो है, मतलब ख़त्म होने से आधा घंटा पहले करीब 30-40 लोग अंदर आ गए और फिर हमको लेके और उन्होंने बाहर गाड़ी बिठाया और फिर हमें गेस्ट हाउस में जमा करा दिया। तो ऐसे हमने पिक्चर देखी, ये तक शौक़ रहा। तो पिक्चर तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और इससे बड़ा मोमेंट क्या होता जब मैं पिक्चर देखने गया, तो वो मैं आज भी करता हूँ, वो मैं आज भी जाता हूँ। और यहाँ भी जो है कभी जब तब होता है तो लेट नाइट मूवी अभी भी निकल जाता हूँ। अकेला पसंद नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सब साथ रहें, लेकिन मैं आज भी जाता हूँ। मेरे ख्याल से इस इंटरव्यू के बाद कोई खुश हो ना हो, पर सलमान खान अगर ये देखेंगे तो ज़रूर खुश हो जाएंगे। अरे मैंने अगले दिन जो है अपने चीफ जस्टिस से बताया। हमारे चीफ जस्टिस रेबेलो साहब वहीं गोवा के थे, बॉम्बे हाई कोर्ट से आए थे। तो मैं उनसे मिलने वहीं लखनऊ में उनके घर पे गया था, कुछ हम लोग काम का चल रहा था। तो मैंने कहा चीफ यस्टरडे आई सॉ ए मूवी, विच वन ब्रदर? मैंने कहा दबंग। बोले आई एम टोल्ड दैट इट इज़ ए ब्लॉकबस्टर ऑफ द ईयर। तो मैंने कहा चीफ दैट आई डोंट नो, बट सरप्राइजिंगली द हॉल वाज एब्सोल्युटली एम्प्टी, वी वर ओनली 4 देयर इन। बोले अच्छा बट वाई ब्रदर? मैंने कहा दैट आई डोंट नो। तो हमारे चीफ जस्टिस को भी हमने बताया ये बात जी। और आज भी मतलब दैट इज़ द ओनली प्रिविलेज मोमेंट जब मैंने अकेले हॉल में बैठ के, जैसे भाई मैंने सुना है बड़े फिल्म स्टार लोग पूरा हॉल बुक कराते और पिक्चर देखते हैं, हमने बुक नहीं कराया था लेकिन अकेले बैठ के देखी थी। ये बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपने सुनाया हमें। आप व्यक्तिगत जीवन में बड़े हंसमुख हैं और आप हर चीज़ बहुत लाइटली लेते हैं, पर कोर्ट में मैंने सुना है आपकी इमेज बहुत सख्त जज की थी। वकील आपकी कोर्ट में आने से डरते थे, ऐसा क्यों था? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जज ना सख्त होता है ना मुलायम होता है, जज सिर्फ जज होता है। और हिंदी में जज के लिए कहा जाता है दंडाधिकारी, दंड देने वाला। जी। एक जैन मुनि थी, उनसे एक बार मेरे मित्र हैं प्रमोद जैन, उन्होंने ऐसे पूछा कि एक जज के लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो वो जैन मुनि थी और उन्होंने कहा कि जज को बहुत कड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कड़ा नहीं होगा तो वो दंड नहीं दे सकता। तो मेरा अपना तरीका ये है और आज भी मैं मानता हूँ और इसको पूरी तरह से लागू भी करता हूँ कि जब मैं अदालत से बाहर होता हूँ तब मैं सिर्फ सुधीर अग्रवाल होता हूँ, लेकिन जब मैं अदालत में कमरे की 3 सीढ़ी चढ़ के जज की कुर्सी पे बैठता हूँ तब मैं जस्टिस सुधीर अग्रवाल होता हूँ। तब ना किसी की शक्ल, ना किसी का व्यक्तित्व, ना किसी की और चीज़ मुझे प्रभावित करे सिवाय उन कागजों के, उन मुकदमों के और मुकदमे की मेरिट के। और मेरा ये भी मानना है कि वकील को या किसी को खुश करने के लिए जज का काम नहीं है कि तारीखें दे या मुकदमे को टाले या और सब काम करे। जज का काम है कि कड़ाई से मुकदमे तय कराए।
और देखिए वास्तविकता ये है कि ज़्यादातर मुकदमों में ऐसी स्थिति होती है कि एक वकील चाहता है मुकदमा तय हो जाए जल्दी और दूसरा चाहता है ना हो। जी। जैसे क्रिमिनल केसेस में जो एक्यूज्ड के वकील होते हैं, जिनके मुकदमे कमज़ोर होते हैं, वो चाहते हैं मुकदमा जितना खिंचे। सरकारी पक्ष चाहता है या जो विक्टिम है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ हिंसा हुई है, वो चाहता है मुकदमा जल्दी हो। तो ऐसे में अगर जज थोड़ा भी कड़ा रुख नहीं अपनाएगा मुकदमा तय करने के लिए, तो मुकदमा तय नहीं हो सकता। तो मैं सिर्फ इस वजह से कि कुछ वकील लोग खुश रहे, इसलिए मैं मुकदमे टालता रहा हूँ, ये मुझे पसंद नहीं। जी। दूसरी बात यह कि अदालत में इधर उधर की बातों के बजाय काम की बातें हों, मुकदमे जल्दी तय हों, ये हमेशा से मेरी कोशिश रही है। इसीलिए अदालत में मैं, कहते हैं ना, नो नॉनसेंस वाला एटीट्यूड ज़्यादातर पसंद करता हूँ। और मेरा चाहना ये है, आइए मुकदमा बहस करिए और तय कराइए। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी अदालत में आने से पहले जो भी लिटिगेंट है, जब अपने घर से चलता है, आज स्थिति यह है, आपने सुना होगा कि जैसे अभी आपने कहा कि फिल्मी डायलॉग कि तारीख पे तारीख पे तारीख, हर लोगों को ये लगता है कि अदालत मतलब तारीख पे तारीख। जी। मेरी हमेशा से कोशिश रही और मैं चाहता हूँ कि मेरी अदालत में अगर मुकदमा लगे तो लिटिगेंट को ये भरोसा होना चाहिए कि आज यहाँ मुकदमा लगा है तो आज तय होगा। बिल्कुल। और यही मेरी हमेशा से कोशिश रही है। और इसलिए अगर कोई ये मानता है कि मैं थोड़ा कड़ा हूँ, मैं अगर किसी के टाल मटोल के तौर तरीक़ों को पसंद नहीं करता है, डांट देता हूँ, तो मेरे ख्याल से ये आवश्यक है, क्योंकि कोर्ट को कंट्रोल करना आवश्यक है। बिल्कुल। बेसिक पर्पज़ ये है कि मुकदमा जल्दी तय हो, मेरिट पे तय हो, और वादी या प्रतिवादी जो भी है उसे उसका न्याय तुरंत मिले। आपने क्या यही प्रैक्टिस एनजीटी में भी अपनाई हुई है? जी हाँ, ये मैं एनजीटी में भी करता हूँ और मेरी यहाँ भी कोशिश ये है कि मुकदमे समय से जल्दी तय हों। विशेष तौर पे ये मामले सब पर्यावरण से जुड़े हैं। पर्यावरण का मामला बहुत, मेरे हिसाब से कहना चाहिए, ये अर्जेंट वाला होता है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आज वायु प्रदूषित हो गई, अब वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम साल 6 महीने इंतजार करें तो जिन लोगों को बीमार होना है हो ही जाएंगे, जो नुकसान होना है वो हो जाएगा। एक्ट में लिखा है कि अदालत को जल्दी से जल्दी मुकदमे तय करने चाहिए एनजीटी को, और कोशिश करनी चाहिए कि 6 महीने में मुकदमे तय कर दें। मैं अपनी तरफ से जिन भी मुकदमों में, जहाँ भी मैं बेंच को प्रिजाइड किया है, जब भी मैंने हमेशा कोशिश की है, और यहाँ भी मैंने काफ़ी मुकदमे तय किए हैं। और यहाँ की बार भी ये बात मानती है कि अगर मेरे यहाँ मुकदमा लगाया, मैं बेंच प्रिजाइड कर रहा हूँ, तो मुकदमा जल्दी तय हो जाएगा। बिल्कुल। आपकी छवि एक निडर जज की तरह रही है। आपने बड़े से बड़े अधिकारी हो या पुलिसकर्मी हो, आपने सबको अपनी कोर्ट में खड़ा करके डांट भी लगाई है, उनसे जवाबदारी भी मांगी है। पर ये आजकल देखने को नहीं मिलता। आम आदमी पुलिस में जाने से डरता है। जज भी पुलिसकर्मी या किसी जांच एजेंसी के खिलाफ कोई भी फैसला देने से डरती है। ऐसा क्यों है? देखिए, वास्तविकता ये है कि ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात भी है कि अदालतें ये मान के चलती हैं कि सिस्टम में अधिकारी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं और उनके साथ कड़ाई नहीं करना चाहिए। जी। लेकिन भय बिनु होए न प्रीति। अगर आपको कोई काम कराना है तो थोड़ा बहुत आपको उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको अकाउंटेबल होना चाहिए, आपको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। अधिकारियों को भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी गलत कर दें, हमारा कुछ होगा नहीं। जी। अनफॉर्चुनेटली ये इम्प्रेशन सबके पास में ज़बरदस्त है कि आप कुछ भी कर लीजिए, अदालत से हमारा कुछ होगा नहीं। जी। आज भी आपने देखा होगा, तमाम मामलों में, बड़े से बड़े मामलों में बड़ी बड़ी अदालतें बातें तो बहुत करती हैं, लेकिन किसी अधिकारी को कोई सज़ा करी गई हो ऐसा आपको जल्दी मिलेगा नहीं। बिल्कुल। उन्होंने चाहे जितनी प्रताड़ना की हो लोगों की, चाहे जितने तरीके से लोगों को सताया हो, चाहे जितने गैरकानूनी आदेश किए हों, लेकिन उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जिम्मेदारी के लिए उन पर कोई मुआवजा भी नहीं लगता। बिल्कुल। ये बात मुझे कभी समझ में नहीं आई। मेरे विचार में न्याय का मतलब है कि बैलेंस में तोल के बराबर का न्याय मिले। जिसके साथ अत्याचार हुआ है
उसको उस नुकसान का जो उसने मानसिक रूप से सहा है, शारीरिक रूप से सहा है, हो सकता है हम उसे पैसे में तोल के ना दे सकें, लेकिन उसकी ये कोशिश तो कर सकते हैं कि उसे कुछ ये संतोष मिले कि मेरे साथ न्याय हुआ, मुझे कुछ मुआवजा मिला। और जिसने गलत किया है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उसे मुआवजा भी देना चाहिए। तो मेरा हमेशा से यही सोचना रहा। और देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा कभी नहीं था, मुझे किसी से कुछ पाने की कभी इच्छा नहीं थी जी। और इसीलिए मैंने अधिकारियों से, नॉर्मली होता क्या है कि यहाँ पे एक सिस्टम क्विड प्रो का होता है कि हम अधिकारियों से कुछ अपने लड़के बच्चों की वकालत करा रहे हैं, काम कराएंगे, उनको सरकारी वकील बनवा लेंगे, ये सब कर लेंगे, इस तरीके की बातें बहुत सी चलती रहती हैं। जी। मैं किस्मत से इस सब की तरफ मैंने कभी ध्यान नहीं दिया और ना मैंने कभी इस तरफ सोचा, तो मुझे अधिकारियों से कोई इस तरीके की लालच नहीं थी। जी। तो इसीलिए मुझे अधिकारियों से कड़े रूप में भी बात करने में कोई डर नहीं लगता था। मैंने किसी अधिकारी से कभी बदतमीजी नहीं की, लेकिन हाँ, उनको ये जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि आप इस काम के लिए जिम्मेदार हैं, आप करिए, और अगर नहीं करेंगे तो आपके साथ ये कड़ाई हो सकती है, आपको मुआवजा देना पड़ सकता है, आपको सज़ा हो सकती है, आपको कंटेम्प्ट में जेल जाना पड़ सकता है जी। और वो बहुत आवश्यक था। और कोई अधिकारी आज की तारीख में ये नहीं कह सकता, मैं अपने पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उसको मैंने गलत कुछ कहा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आज भी तमाम अधिकारी मुझे हाई कोर्ट से रिटायर हुए 5 साल लगभग हो रहे हैं जी। आज भी तमाम अधिकारी मिलते हैं, कहते हैं साहब आपने जो किया बहुत सही किया, बिना इसके काम नहीं होता। बिल्कुल। तो ये काम बहुत आवश्यक है और ये वही जज कर सकते हैं जो अपने को पूरी तरीके से और चीज़ों से थोड़ा सा अलग रख के चले। और अगर हम ये सोचें कि सिस्टम से हमें कुछ लेना है तो सिस्टम को हम थोड़ा सा उनके पार्शलिटी दिखाते चले तो ये न्याय नहीं होगा जी। और ये सिर्फ न्याय की जो है भ्रांति होगी। तो ये मुझे कभी ना पसंद था, ना आज भी पसंद है, और मैं आज भी इस बात को गलत मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। जब हम जस्टिस सुधीर अग्रवाल की बात कर रहे हैं और अयोध्या फैसले की बात ना हो तो नाइंसाफ़ी होगी। सर, आपको ये मौका कैसे मिला? ये ऐसा हुआ कि जस्टिस ओपी श्रीवास्तव साहब इस बेंच पे थे जी। और उनको 1 साल रीअपॉइंटमेंट किया गया था इस उम्मीद के साथ कि शायद इसकी बहस शुरू हो जाए और मुकदमा तय हो जाए। लेकिन इस मुकदमे की जो लेंथ एंड ब्रेड्थ थी वो इतनी ज़्यादा थी कि किसी को ये समझ में ही नहीं आता था कैसे हो क्या हो। और दूसरी बात यह है कि लोग इससे भी डरते थे कि 2 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व हैं, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन हो क्या हो। तो एक मन में सबके डर भी था कि आया हम इस मुकदमे को तय करें ना करें। तो वो 1 साल का जो उनको रीअपॉइंटमेंट हुआ उसमें भी इसमें कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद गवर्नमेंट उनको अदालत ने कोशिश की 1 और साल मिल जाए, लेकिन वो केंद्र सरकार ने नहीं माना और नहीं हुआ। तो उनकी जगह पे डोमिनेट करना था किसी को। उस समय बेंच में जस्टिस रफ़त आलम साहब थे जो प्रिजाइड कर रहे थे जी। और जस्टिस DV शर्मा ऑलरेडी उस बेंच में थे। तो शायद चीफ जस्टिस ने रफ़त आलम साहब से पूछा कि आप बताएं इस पर हम किसको कर दें, आपको समझ में आता हो। तो हमारे उस समय गोखले साहब चीफ जस्टिस थे। रफ़त आलम साहब ने शायद उनको मेरा नाम सुझाया जी। तो एक दिन हमारे यहाँ फ्राइडे को कॉमन लंच होता था हाई कोर्ट में जजेस का, तो मैं उसी फ्राइडे को गया था। शायद बात 18, 19, 20 सितंबर की होगी 2008 की। दैट वाज ए फ्राइडे। तो मेरे चीफ जस्टिस मेरा हाथ पकड़ के एक तरफ ले गए लंच रूम में और मुझसे बोले कि ब्रदर, मैं आपको अयोध्या बेंच में नॉमिनेट करना चाहता हूँ, तो आपको कोई आपत्ति? तो मैंने कहा चीफ, ये आपका प्रिविलेज है जी। और बेंच में नॉमिनेट करने के लिए कभी पूछा तो जाता नहीं है किसी से, तो आप जिसको चाहे नॉमिनेट कर दीजिए। तो बोले नो ब्रदर, इट इज़ ए वेरी सेंसिटिव मैटर यू नो, और आप जानते हैं दी ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री इज़ लुकिंग ऑन इन दिस मैटर। तो मैंने कहा चीफ, कम व्हाट बे, बट आई मे टेल यू वन थिंग, फॉर मी इट इज़ ए केस एंड वंस आई एम नॉमिनेटेड देन आई विल डिसाइड इट।
बहुत अच्छे। तो वो चौंके, अरे ब्रदर यू नो द हाउ सेंसिटिव इट इज़। मैंने कहा वो जो भी हो, मेरे लिए एक केस है और मैं इसको तय कर दूंगा। तो फिर वो खुद ही बोले कि हाँ हाँ मुझे बताया गया यू आर वर्कहोलिक एंड यू मे डू इट एंड लेट इट बी डिसाइडेड। तो मैं ब्रदर आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ। और फिर उन्होंने 3 पेज का आदेश पारित किया मेरे को नॉमिनेशन करने के लिए, जबकि नॉमिनेशन की एक लाइन लिखी जाती है कि सो एंड सो इज़ नॉमिनेटेड बेंच, है ना। वो एक छपी हुई मोहर सी होती है, उसमें खाली नाम भर देता है चीफ जस्टिस। नॉर्मली नॉमिनेशन हमारे यहाँ ऐसा होता है जी। लेकिन उन्होंने 3 पेज का ऑर्डर पास किया और रजिस्ट्रार जनरल को ये कहा कि वो ऑर्डर मुझे दिखाया जाए। तो मुझे दिखाया भी गया और उस पर सीन लिखवाया गया उस पर जी। और इस प्रकार मैं उस बेंच पे आ पाया। आप थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं ये बाबरी मस्जिद जो 1992 में गिरी थी, क्या था ये मामला? देखिए स्थिति ऐसी थी कि ये सब हम और आप सब जानते हैं और वाल्मीकि रामायण के ज़माने से और पहले से चला आ रहा है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए थे, इस पर कोई डाउट नहीं। ये माना जाता था कि जिस जगह जो राम जन्मभूमि है, जहाँ भगवान राम पैदा हुए थे, वहाँ पर मुग़लों के ज़माने में बाबर जब आया था तो 1526 में वो हिंदुस्तान आया था और 1528 के आसपास वो अयोध्या पहुँचा था। जी। वो अयोध्या में एंट्री नहीं किया था। अयोध्या से करीब उस ज़माने में 6 कोस या कुछ ऐसे करके लिखा गया है, उतना दूर रहा था सरयू से पार दूसरी तरफ। लेकिन उसके जो सेनापति वगैरह थे, कमांडर थे, वो लोग अयोध्या के अंदर आए थे। तो ऐसा माना जाता है कि उसके किसी कमांडर ने यहाँ पर जो राम जन्मभूमि में एक मंदिर बना हुआ था उसको तोड़ के एक मस्जिद बना दी। और ये झगड़ा कम से कम ऑन रिकॉर्ड 1700 के आसपास से तो चल ही रहा था, बहुत पहले से। जी हाँ। और एक फादर टिफिन थैलर थे जो लगभग 1760 के आसपास यहाँ अयोध्या आए थे और वो ट्रैवलर हुआ करते थे। उनकी समाधि यहाँ आगरा में बनी हुई है। तो वो ट्रैवलर थे और उनको संस्कृत उर्दू वगैरह की भी जानकारी थी। तो उन्होंने ये लिखा है कि वो जब गए तो एक नई सी बिल्डिंग बनी थी और उन्होंने उसका स्केच भी बनाया जो मस्जिद की शेप में था। लेकिन वहाँ पे हिंदू लोग लेट के, मतलब दंडवत लेट के पूजा करते थे। और ये मानते थे कि विष्णु ने ह्यूमन फॉर्म में यहाँ पे बर्थ लिया था ताकि वो दुनिया का तमाशा देख सके। इस तरीके का उन्होंने उसमें लिखा था। तो ये तब से चला आ रहा था। हिंदुओं ने कभी इस बात को, चाहे वहाँ बिल्डिंग मस्जिद जैसी बन गई थी, लेकिन इस बात को कभी नहीं माना कि ये जन्म स्थान नहीं है। वो लगातार वहाँ पूजा करते रहे। मुस्लिम्स ने उस बिल्डिंग को बनने के बाद वहाँ नमाज पढ़ी हो तुरंत, ऐसा कोई एविडेंस नहीं आता। और शायद ये इस वजह से है क्योंकि कुरान के हिसाब से किसी धार्मिक स्थान को तोड़ के अगर कोई मस्जिद बनाई जाए तो वो पवित्र नहीं होती है, इसलिए वहाँ नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। वो खुदा को अदा नहीं होती। अच्छा। शायद इस वजह से नमाज शुरू से नहीं पढ़ी गई। बाद में कुछ प्रॉपर्टी रीजंस रहे होंगे, जो भी रहा होगा, लेकिन ये मिलता है कि लगभग 1858 के आसपास से वहाँ पे हफ्ते में 1 दिन के लिए नमाज पढ़ी जाने लगी थी कुछ समय के लिए। जी। बीच बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, ये सब अपनी जगह। तो 1949 में आज़ादी के बाद में हिंदुओं के कुछ ग्रुप ने उसके अंदर जो बिल्डिंग थी उसमें अंदर रामलला की मूर्ति रख दी थी। अच्छा। और उन्होंने ये कहा कि साहब रामलला यहाँ प्रकट हो गए। और एक वहाँ मुस्लिम चौकीदार था, उसने भी कहा कि हाँ मैंने देखा, बड़ी रोशनी हुई और एकदम से वहाँ पे भगवान की वो मूर्ति आ गई। और इसके बाद वहाँ पे कलेक्टर ने वहाँ धारा 145 लगा दिया, ये सब किया। फिर एक ने आदमी ने मुकदमा अदालत में किया कि हमको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। तो अदालत ने उसको पूजा करने के लिए कहा कि आपको इसको रोका ना जाए। और ये 1950 से मुकदमे शुरू हो गए। तो कुल झगड़ा ये था कि ये जन्मभूमि है तो ये मंदिर के लिए हिंदुओं को दे दी जाए और यहाँ से दूसरे पक्ष का जो कब्जा है उसको हटा लिया जाए। जी। और क्योंकि वहाँ पे मस्जिद बनी हुई थी तो
1949 से पहले तक हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ी जाती थी, ऐसा रिकॉर्ड मिलता है। लेकिन 1949 के बाद में वहाँ पे नमाज पढ़ना बिल्कुल बंद हो गया था, वहाँ नहीं पढ़ी गई जी। फिर ये जो राम जन्मभूमि का मामला है, ये करीब 25-30 साल तक सिर्फ अदालतों में रहा, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा चर्चा नहीं थी। 1984-85 में विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को उठाया और ये फिर कहना चाहिए घर घर पहुंचा। बिल्कुल। और 1986 में आपने सुना होगा, राजीव गांधी के ज़माने में जो वहाँ जहाँ मंदिर थी वहाँ ताला लगा दिया था, जहाँ खाली वैसे लोग नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने अदालत ने ताला खोलने का आदेश भी किया। तो इसी जब चर्चा ज़्यादा होने लगी और विश्व हिंदू परिषद ने इसको एक मूवमेंट बना दिया, तो 1992 में वहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई और उसमें लोगों ने जोश में आके इस बिल्डिंग को तोड़ दिया। लेकिन इस बिल्डिंग के तोड़ने से हमारा जो हमने अपना मुकदमे में जो तय किया है, हमारा मुकदमा खाली ये था कि क्या यह जन्म स्थान है और क्या यहाँ पहले मंदिर था कि नहीं था। तो हमने उसी इशू को डिसाइड किया और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मुद्दे को तय किया और हमने ये माना कि हाँ, ये जगह जन्म स्थान है। और जो सेंट्रल डोम था उसके नीचे ही, जैसे गर्भगृह कहते हैं, वहाँ गर्भगृह था और वहाँ मंदिर पहले से था। और फिर बाद में हमने तो उस समय ये माना कि क्योंकि कब्ज़ा है और बड़ा एरिया बहुत बड़ा था, तो छोटे एरिया को जन्म स्थान माना, तो बाकी एरिया के लिए हमने कहा जब उनका भी थोड़ा कब्ज़ा था तो कुछ हिस्सा उनको भी दे दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद अपनी पावर एक्सरसाइज की धारा 142 की, जिसमें उनके पास अधिकार है कि वो कानून से अलग भी कोई भी आदेश कर सकते हैं, तो उन्होंने उसमें कहा कि शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि पूरा ये एरिया हिंदुओं को दे दिया जाए मंदिर बनाने के लिए। उन्होंने केंद्र सरकार को ये भी डायरेक्शन दिया कि आप इसमें मंदिर बनवाइए। तो वो इस तरीके से ये हुआ। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा है ये। तो इस फैसले के बाद आप पे और आपके परिवार पे क्या प्रभाव पड़ा? आपकी ज़िंदगी क्या एकदम से पलट गई कि आप वैसे ही बेधड़क बेखौफ जीते रहे? देखिए, फैसले जब तक हमने मुकदमा तय किया था तब तक, जैसे मैंने आपसे कहा ना, इस मुकदमे में लाखों पेज का रिकॉर्ड था, हज़ारों किताबें साइट हो रही थी, करीब 1200-1300 किताबें तो मैंने अपने फैसले में साइट की हैं जी। तो हज़ारों किताबें साइट हो रही थी। कुछ और छोर समझ में नहीं आ रहा था किधर से कैसे तय करना है, क्या करना है। तो उस समय एक जुनून सा था कि इसमें मुकदमे को तय करना है जी। तो इधर उधर की बहुत सी अफवाहें उस ज़माने में आती थी। मेरे पास तमाम उल्टे सीधे फ़ोन कुछ विदेशों से कॉल नंबर से आए जो मैंने अपने प्रोटोकॉल को दिए। उन्होंने कहा ये फ़लानी जगह से आया, ये फ़लानी जगह से आया है। लेकिन मैंने अपना माइंड डाइवर्ट नहीं किया और अपना काम मैं करता रहा। और फैसला जिस दिन हुआ है 30 सितंबर 2010 को, उस दिन बहुत अभूतपूर्व सुरक्षा वगैरह की गई थी, लगाई गई थी। और उसके अनुसार हुआ, आप लोगों ने तो सुना भी होगा कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग ऐसा था, बिना कर्फ्यू के कर्फ्यू जैसा माहौल था। बिल्कुल। और सब प्रतिष्ठान वगैरह बंद थे और सारी चीज़ें हो गई थी, 2 बजे 2:30 बजे से बंद हो गए थे। एक अलग ही माहौल बिल्कुल बना था। तो उस समय तक मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा थोड़ी बहुत कानों में आती थी, लेकिन इसका बहुत असर मुझ पर नहीं था। उसके 6 महीने बाद जून 2011 में कुछ आतंकवादी, 8 आतंकवादी मध्य प्रदेश में पकड़े गए थे। अच्छा। और उनके पास से हमारी फ़ोटोग्राफ मिले, लखनऊ के हमारे रहने की जगह और तमाम उनके पास नक्शे वगैरह लखनऊ के थे, हाई कोर्ट के उसके। और उन लोगों ने बताया कि हमारे तंजीम ने यह तय किया है कि हमको इन तीनों जजेस को ख़त्म करना है। अच्छा जी। तो मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट थे वो वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास इलाहाबाद में आए। तब पहली बार थोड़ा सा, क्योंकि मुकदमा तय हो चुका था, थोड़ा सा लगा कि भाई कुछ ऐसी भी स्थिति हो सकती है, अभी भी हो सकती है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे साथ कई ऐसी घटनाएं घटी जो मतलब इस बात का एहसास दिला रही थी कि लोग कुछ अदरवाइज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं। जैसे मुझे यहीं गाज़ियाबाद के पास में एक बार एक गाड़ी से रोका गया, हथियार लेके लोग थे, सब थे,
और वो गाड़ी भी चोरी की बातें पता लगी, दिस एंड दैट। तो ऐसी सिचुएशन बनी। और जब ये घटनाएं लगातार करीब साल 1.5 साल तक चलती रहीं, कभी कुछ नंबर से मैसेज फ़ोन आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो जो सबसे बड़ी समस्या हुई वो ये हुई कि इस प्रेशर को मेरी मिसेज जो है वो नहीं सह पाई जी। और शी सफर्ड ए सीवियर हार्ट स्ट्रोक, और दिसंबर 2012 में जी। वो चली गई। तो उसने मुझे थोड़ा सा झटका दिया कि ये एक फ़ैसले का थोड़ा सा गंभीर रुख हो गया। इसके बाद मेरी फरवरी में मेरी बिटिया ने मेडिकल में एडमिशन लिया था यहाँ गाज़ियाबाद में। तो सितंबर 2013 में ये जो आतंकवादी पकड़े गए थे, जेल तोड़ के भाग गए थे। अरे। और ये लोग यहाँ गाज़ियाबाद आ गए थे जी। और ये लोगों ने मेरी बेटी को हॉस्टल में ट्रैक भी किया था। तो जब ये पता लगा कि ये लोग बच्चों तक पहुंच गए हैं और वो लोग आइडेंटिफाई भी बाद में हुए, तब ज़रूर मुझे थोड़ा डर लगा कि भाई मामला बच्चों, तो जब तक बच्चों तक नहीं होता है तब तक हमको डर नहीं लगता है। बिल्कुल। और उसके बाद से अब वैसे Z+ सिक्योरिटी सरकार ने दे रखी है, वो है। लाइफ नॉर्मल तो नहीं रही, बहुत बदल गई है। मैं कोई काम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फिर भी आदतन तो मैं जजी का काम वैसे ही करता हूँ, उसी धड़ल्ले से करता हूँ जैसे मुझे करना चाहिए, उसमें मुझे डर नहीं लगता। लेकिन हाँ, परिवार के ऊपर सुरक्षा का एक जो खतरा होता है वो थोड़ा बहुत तो महसूस होता ही है। बिल्कुल। और वो आज भी है, जी। क्योंकि जो 2 इसमें किंगपिन थे वो आज भी जेल में हैं। एक यहाँ दिल्ली तिहाड़ जेल में ही है, यासीन भटकल, और एक मध्य प्रदेश जेल में है, अबू फैज़ल। और ये यासीन भटकल वही है जिसको आपने एक पिक्चर आई थी ना, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, जी। जी। तो इसी को पकड़ के नेपाल से लेके आए थे। तो इज़ द सेम पर्सन। तो ये सब लोग उसी प्लान के किंग पिन हैं बेसिकली। तो इसलिए, और आप जानते हैं जेलें जो हैं और सुरक्षित हैं चीज़ों को प्लान करने के लिए, तो कह नहीं सकते क्या हो सकता है, तो थोड़ा डर तो बना रहता है। जाहिर सी बात है। बाबरी मस्जिद गिरी 1992 में, हाई कोर्ट का फ़ैसला आया 2010 में, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया 2019 में। 27 साल लग गए इस फैसले को। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था सुस्त है? देखिए, ये फैसला आसान नहीं था। जैसे मैंने कहा, 1950 का मुकदमा 2010 में तय हुआ, 60 साल लग गए। बिल्कुल। और मैं आज आपके सामने बिल्कुल खुल के कह सकता हूँ कि अगर ये 2010 में हमने न तय किया होता तो अभी भी और 150 साल ये पड़ा रहता, कोई तय नहीं करता, क्योंकि कोई इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। जी। मेरे भी बेंच के जो सीनियर जज थे, जब मैं 2008 में नॉमिनेट हुआ था, तो उन्होंने भी एक दिन मुझसे ऐसे कहा, मैंने कहा सर आइए इसको तय करें, कोशिश करते हैं। अरे ब्रदर, यू सी, कोई कहीं से बम मार देगा तो पता नहीं लगेगा। उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर अगर हमारी किस्मत में बम से ही मरना है तो हम चाहे ये मुकदमा तय करें चाहे ना करें, कोई बम मार ही देगा और निपट जाएंगे। और अगर नहीं लिखा है तो हमें कोई तोप के मुंह पे बांध के भी गोला चलाए तो नहीं चलेगा और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमने कहा ये मुकदमा तय करते हैं। तो ये सिचुएशन उस ज़माने से चल रही थी। तो 2010 में हमने जब इस मुकदमे को, मैंने 2 साल लिए इसको मुकदमे को तय करने में। 2008 में मैं नॉमिनेट हुआ और 2010 में ये फैसला हो गया। और ठीक 2 साल इसलिए लगे कि इसकी हियरिंग हमने 29 सितंबर 2008 को शुरू की थी, जिस बेंच में मैं नॉमिनेट हुआ जी। और 30 सितंबर 2010 को फैसला हो गया। तो 2 साल में हमने कर दिया इसको। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में 9 साल लगने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड एक तरीके से तैयार होकर तैयार बन चुका था। फैसला हमारा 5238 पेज में, मेरा अपना फैसला है। एसयू खान साहब के 186 पेज हैं, 286 पेज हैं शायद, और 1400-1500 पेज में डी.वी. शर्मा साहब का फैसला था। सारा रिकॉर्ड लगा रखा था लाइन से। तो ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला जल्दी तय हो सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि शुरू में शायद ये था कि मामला ऐसा है कि इसको पड़ा रहने दिया जाए। बाद में जब
सरकारें बदली हैं और माहौल बदला है, तो फिर मुझे लगा है कुछ पब्लिक प्रेशर ऐसा लगा कि उसमें फिर ये मुकदमा 2019 में एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के तय किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा मानना ये है और जल्दी हो सकता था जी। और मैं आज भी मानता हूँ, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट को, कोई वजह नहीं है कि ये लोग इस तरीके से काम ना कर सकें कि कोई भी मुकदमा हो वो साल 6 महीने में तय ना हो जाए। बिल्कुल। बस इच्छा शक्ति चाहिए और इन दोनों कोशिश करनी चाहिए और इस बात से नहीं डरना चाहिए कि मुकदमा कितना बड़ा है, कितना गंभीर है, कितना सेंटिमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, क्या है। आप अपना काम करिए, सिस्टम अपना काम करेगा। बहुत बढ़िया। आपने 1,40,000 से ज़्यादा जजमेंट दिए हैं, ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। क्या आपको इतने सारे जजमेंट देने के बाद कोई फ़ायदा मिला? देखिए, किसी जज को फ़ायदे नुकसान की वजह से मुकदमे नहीं तय करने होते। जज को काम करना होता है और मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा मिला कि कम से कम मैं इतने लोगों के मुकदमे तय कर पाया। जी। आज भी कई जगह जाता हूँ तो कभी कभी कहीं लोग मिल जाते हैं, साहब हमारा मुकदमा बहुत ज़माने से पड़ा था, तय नहीं हो रहा था, आपके यहाँ लगा तो हम समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, और साहब पहली तारीख पे तय हो गया। तो मुझे लगता है कि एक जज की हैसियत से मुझसे जो उम्मीद की जा रही थी वो शायद मैं पूरा कर पाया। जी। तो जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुझे आत्मसंतुष्टि है कि मैंने इतने मुकदमे तय किए और शायद समय मिलता तो मैं और ज़्यादा कर लेता, लेकिन मेरा 1 महीना तो रिटायरमेंट से पहले लॉकडाउन में चला गया, तो मैं 1 महीने में कुछ कम मुकदमे कर पाया। जी जी जी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी ब्रदर जो और जजेस हैं वो भी इसी उद्देश्य के साथ बैठे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय दे सकें, ताकि ये मुकदमों का जो अंबार लगा है ये कब हो सके, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। बिल्कुल। अभी आप जुडिशियल मेंबर एनजीटी हैं, तो एनजीटी में क्या होता है? बहुत से लोग एनजीटी नहीं जानते हैं। किस तरीके के मुकदमे आते हैं, वहाँ कैसे फैसले होते हैं, आप उसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, एनजीटी मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एनवायरनमेंट से कंसर्न जो भी मामले होते हैं वो यहाँ तय होते आते हैं। और एनवायरनमेंट का मतलब एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने वाले मामले, हवा, पानी, ज़मीन सब हो जाता है, कोई चीज़ बचती नहीं। एनवायरनमेंट मतलब सब कुछ कवर हो जाता है। तो एनजीटी में हमारे पास जो मुकदमे आते हैं ये ऐसे आते हैं कि पानी, कोई अपनी फैक्ट्री चला रहा है, पानी को गंदा कर रहा है जी। कोई फैक्ट्री चला के धुआं निकाल रहा है, हवा को गंदा कर रहा है, कोई केमिकल फैला रहा है, ज़मीन को, मिट्टी को ख़राब कर रहा है, तो इनको रोका जाए। या लोकल बॉडीज़ हैं, नालों का पानी नदियों में बहा रहे हैं, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उस तरीके के मुकदमे आते हैं। यहाँ दिक्कत क्या है कि ये जो पर्यावरण है ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है जी। तो कोई आदमी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के मुकदमे के लिए यहाँ नहीं आता। तो जो पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं वही हमारे यहाँ आते हैं। और ज़्यादातर जो मुकदमे होते हैं वो ऐसे लोगों के होते हैं जिनका पर्सनल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है। कुछ एक ऐसे मैटर छोड़ के, जैसे किसी के खेत में गंदा पानी डाल दिया, उसका खेत का नुकसान हो गया, फसल का नुकसान हो गया, तो मुआवजे के लिए हमारे यहाँ जाए। बाकी ज़्यादातर मामलों में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर में ये होता है कि इनको पानी गंदा करने से रोका जाए, हवा गंदा करने से रोका जाए। और तो है क्या कि लोगों को पर्यावरण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ नहीं है इस पर, तो वो शिकायत तो करते हैं, लेकिन शिकायत को आगे कैसे बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, उससे संबंधित क्या मटेरियल हमको दें, वो नहीं जानते। तो सबसे पहले तो हम लोगों को कोशिश करनी पड़ती है, जब ऐसी कोई शिकायत आती है तो उससे संबंधित रेलिवेंट मटेरियल कलेक्ट करने की, वो जो हम कोशिश करते हैं कि अधिकारियों से इंस्पेक्शन करा के सब करा के लें। दूसरी बात होती है कि जो एप्लीकेंट होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, क्योंकि वो लगभग बहुत कम जानकार होता है, तो उससे हमें कोई मदद नहीं मिलती। और कई मामलों में कोई एप्लीकेंट होता ही नहीं, वो चिट्ठी लिख दिया तो काफ़ी है, तो उसमें हम सुयो मोटो एक्सरसाइज करते हैं।
तो यहाँ वर्चुअली ये है कि एक तरफा काम है, एक तरफ से हम जो है मुकदमे की पैरवी कर रहे होते हैं जी। और दूसरी तरफ से जो लोग वायलेटर हैं, जो पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, वो लोग आते हैं, वो बड़े बड़े वकीलों को लेकर आते हैं। अच्छा। क्योंकि उनके पास बड़े बड़े रिसोर्सेज होते हैं और उनके पास बहुत सुविधाएं होती हैं, तो उनको वो अपने बचने के लिए आते हैं उस हिसाब से। तो कहना चाहिए काफ़ी हद तक कार्यवाही बड़ी अजीब स्थिति में है कि जहां वादी के पास कोई सुविधा नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है अपनी बात को रखने के लिए, और प्रतिवादी बहुत मजबूत है। ऐसे में हम लोगों की एक कोशिश होती है कि बैलेंस करते हुए और जो गलत काम हो रहा है उसको देखते हुए, समझाते हुए, और उसको फिर हम रोक सकें और उस पर हम जुर्माना वगैरह भी लगाएं। लेकिन देखा ये जाता है कि जो हमारे ऑर्डर्स हैं उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है जी। और वो एग्जीक्यूशन सरकार को ही करना होता है, और ज़्यादातर मामलों में सरकारी अधिकारी ही जो है वही लापरवाही के जिम्मेदार होते हैं। तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अभी इस एनजीटी को बहुत इफ़ेक्टिव होने में मुझे लगता है काफ़ी समय लगेगा। अच्छा। और सरकार की तरफ से भी जो इसका अधिनियम है उसमें काफ़ी कुछ उस पर उनको चेंज करना पड़ेगा ताकि इसके फैसलों को कड़ाई से लागू किया जा सके, इस पर कुछ कार्रवाई की जा सके। जी। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कुछ आप प्रोटोकॉल्स हमें बता सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन से तो देखिए हर कोई परेशान है। देखिए सीधी सी बात है, पानी को साफ रखना है, हवा को साफ रखना है, धरती को गंदा नहीं करना। 3 मोटी मोटी बातें हैं, ये हम और आप सब जानते हैं। कहाँ से शुरू करें? अब मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप गंगा जमुना की सफाई के लिए लग जाएं, है ना, ये एक आदमी के बस का नहीं, ना कोई कर सकता है। लेकिन शुरुआत अपने घर से की जा सकती है। हमारे सबके घरों में रोज़मर्रा में कुछ ना कुछ कूड़ा इकट्ठा होता है। हम लोग क्या करते हैं, कूड़ा बाल्टी में, डब्बे में कहीं इकट्ठा किया और एक जगह उसको डाल दिया, वहाँ से उसको उठा के दूसरे लोगों ने दूसरी जगह डाल दिया, एंड सो ऑन, ये चलता रहता है। एक तरीका ये हो सकता है, इस कूड़े का निदान, जिसका ट्रीटमेंट कहते हैं, वो डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से हो सके। तो उसके लिए जो हम अपने घर से काम कर सकते हैं, हम गंदगी सड़कों पे ना डालें, हम गंदगी पानी में ना डालें, हम घरों में ये ध्यान रखें कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, प्लास्टिक और कूड़ा जो है ये अलग अलग डब्बों में इकट्ठा किया जाए, सेग्रीगेशन जिसको कहते हैं जी। और वो उसी तरीके से हम कलेक्शन के लिए दे सकें। तो उससे क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा, उसका डिस्पोजल आसान हो जाएगा और कूड़े के अंबार कम लगेंगे। ये हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आज की तारीख में अगर हम सब लोग सिर्फ इतना ही कर सकें कि अपने घर में सेग्रीगेशन कूड़े का कर सकें, ठीक से मेंटेन कर सकें, अपने बच्चों को सिखाएं कि घर की गंदगी अगर बाहर डाल दी तो गंदगी बाहर भी हमारा ही घर है, तो बाहर गंदगी ना डाली जाए। बिल्कुल। नदियों में गंदगी ना की जाए, हवा में किसी तरीके की जितनी संभव हो सके धुआं ना छोड़ा जाए। ऐसी कार्रवाई ना की जाए जैसे पता चला कि वायु प्रदूषण आप ही की वजह से किसी न किसी तरीके से हो रहा है, ऐसी कार्रवाइयाँ रोकी जाएं जितना संभव हो सके जी। है ना। आपके घर के बगल में मान लीजिए कोई जमादार है, सफाई करके उसने पत्ते इकट्ठे किए और आग लगा के कूड़ा जला दिया, वो सब कार्रवाई ना करें। तो अगर ये छोटे छोटे स्टेप भी उठाएंगे तो ज़्यादा नहीं, 5% 10% भी पर्यावरण पे इसका असर पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ने लगेगा। तो अभी मैं अगर अपने तरफ से कोई मैसेज देता हूँ तो यही कहता हूँ कि घर से शुरुआत करिए और ये छोटे छोटे सफाई के काम करना शुरू करिए। और बड़े काम करने के लिए बड़े प्लान चाहिए, बड़ा पैसा चाहिए, बहुत स्कीम चाहिए, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल सरकार है वो कर लेंगी, लेकिन हम वो छोटे काम कर सकें जो हर इंडिविजुअल कर सकता है। लॉ के अलावा आपको किसी और चीज़ में दिलचस्पी है क्या? हम आगे आपकी किताब भी हमें पढ़ने को मिल सकती है? नहीं, दिलचस्पी तो मुझे हर चीज़ में है और दिलचस्पी मेरी पढ़ाई में ज़्यादा है। मैं सब चीज़ पढ़ना चाहता हूँ, जानकारी रखना चाहता हूँ। अब लॉ में क्योंकि आज मुझे लगभग 45 साल इस सिस्टम में हो गए हैं, तो ये तो मेरे खून में रग बस गया है, इसलिए मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया हूँ। और
एनवायरनमेंट पे ही मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रोसेस में है, बिल्कुल। पूरी हो जाती है तो हो सकता है आप लोगों को देखने को मिले जल्दी। और इसके अलावा मुझे बचपन से एक्टिंग वगैरह का भी शौक़ रहा है। बहुत अच्छे। तो एक मेरे ऊपर एक यहाँ मीडिया पर्सनल हैं, उन्होंने एक बायोग्राफी बनाई है, जी। तो उसमें उन्होंने एक्टिंग भी मुझसे कराई है और एक गाना भी मुझसे उन्होंने गवाया है। वाह। तो वो गाना यूट्यूब पर भी है, तो उपलब्ध है, आपको वीडियो भी और ऑडियो दोनों तरीके से दिया हुआ है इन्होंने। और मेरे ख्याल से वो मार्च के 2nd वीक में उसको फॉर्मली बायोग्राफी वो रिलीज़ करेंगे। जी। तो ये भी कुछ शौक़ पे शामिल है। वाह, मतलब एक तरफ ब्लैक एंड वाइट और एक तरफ पूरा कलरफुल है आपकी ज़िंदगी। आपका क्या गुरु मंत्र है? आप अपने नए वकील दोस्तों के साथ इसको बांटिए। देखिए, गुरु मंत्र मेरा बहुत सिंपल सा है, भाषण मत दीजिए, लोगों को बहुत सिखाइए मत, जो आपका काम है निष्ठा और ईमानदारी से बस अपना काम कर दीजिए। बहुत अच्छा। अगर हर आदमी सिर्फ अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से कर दे तो सब काम हो जाएंगे, फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा, और क्या चाहिए। तो हम करते क्या है, हम दूसरे को बताते देखो ऐसा करो, जब खुद पे आते तो वो नहीं करते। जी। तो मेरा मानना यही है कि सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करिए, आपकी क्या जिम्मेदारी है इसको जानिए समझिए, और बिना लाग लपेट के, बिना लोभ लालच के, बिना किसी और चीज़ों से प्रभावित हुए बिना अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जल्दी से जल्दी करिए। जी। और एक उदाहरण खुद बन के दिखाइए दूसरों को कि ये काम हो भी सकता है और कर भी सकते हैं। हमको ये नहीं कहिए तुम ये काम कर सकते हो, हम कह सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आप करके दिखाइए, और फिर सिस्टम आप हर आदमी अपना अपना काम करने लगेगा तो सिस्टम ठीक हो जाएगा। यही मैं हर एक को मैसेज देना चाहता हूँ कि अपना काम ईमानदारी से करिए। वकील है, मुकदमा तैयार करिए, मेहनत करिए और आइए बहस करिए, टालिए मत। जज है, मुकदमा पढ़ के आइए, अदालत में कोशिश करिए मुकदमा तय हो जाए और फैसला लिखाइए। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि सही बात तो ये है कि ज़्यादातर जजेस जो है फैसला लिखाने से भागते हैं और इसीलिए फैसले नहीं लिखे जाते। जब मैं 2017 में कॉन्फ्रेंस में गया था, तब हिंदुस्तान में लगभग 3 करोड़ मुकदमे जिला अदालतों में पेंडिंग थे। आज 5 करोड़ से ज़्यादा हो गए। तो ये बढ़े क्यों रहे हैं, घट क्यों नहीं रहे? और ये कहना जजों की कमी है, फलानी है, सुविधा नहीं है, ये बेकार बातें हैं। अगर मैं 1,40,000 मुकदमे तय कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। चलिए, अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी सवाल पे आ गए हैं, जो बहुत ही अहम सवाल है। वकील बनना आसान है या जज बनना? मेरे अनुसार जज बनना आसान है। जज बनना आसान है। और वकील बनने के लिए बहुत सब्र चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए जी। किस्मत भी चाहिए, और अगर आज की भाषा में कहें तो जुगाड़ भी चाहिए। वाह। क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि आज ज़्यादातर वकील जो बहुत काम कर पा रहे हैं वो सब वो हैं जिनके पीछे कोई ना कोई उनके रिसोर्सेज हैं जो उनको काम दिलाते हैं। जी। समझे आप? और ज़्यादातर लोग मेरा तेरा में लगे हुए हैं। आप किसी भी बड़े वकील को, किसी भी व्यस्त वकील को देख लीजिए, पता चला उसका कोई ना कोई रिश्तेदार कहीं जज होगा, बड़ा वकील होगा, बड़ा अधिकारी होगा, बड़ा कुछ होगा, और उसी के पास काम जाता है। और ख़ास तौर पे अगर वो सरकारी काम से जुड़ा हो तो ये काम वकीलों में बराबर बटा नहीं है। न ये काबिलियत पर निर्भर करता है, आप काबिल हों चाहे ना हों, लेकिन अगर आपकी जुगाड़ है तो आपके पास काम भी है और आप अच्छे वकील भी हैं। चाहे आप वास्तव में समझदार, पढ़े लिखे, काबिल वकील ना हो, लेकिन आप काम के मामले में आप पे बहुत काम रहता है। जी। तो मेरे अनुसार इन सब चीज़ों से पार पाते हुए और फिर वकालत में बने रहना एक बड़ा मुश्किल काम है। मैं अपनी पीढ़ी का पहला वकील था, अपने ख़ानदान में पहला जज था। तो शुरू के 7-8 साल कितना स्ट्रगल मुझे करना पड़ा मैं बता नहीं सकता।
वो कोई मुझे उस पर कोई ग्लानि नहीं है, कोई मुझे उस पर दिक्कत भी नहीं, कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरी था और मैं यही कर भी सकता था। मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं थी, तो मैं सिर्फ मेहनत कर सकता था जो मैंने की। लेकिन उसके लिए हमेशा डेस्टिनी आपकी मदद करेगी, ये भी ज़रूरी नहीं होता जी। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि वकील बनना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। वाह। तो आज का प्रोग्राम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार जस्टिस सुधीर अग्रवाल जी कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं अपने दर्शकों को कहती हूँ कि हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ अपने इसी प्रोग्राम लॉ एंड जस्टिस में। नमस्ते। नमस्कार, धन्यवाद। हमें फॉलो, शेयर व लाइक करना न भूलें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।